नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, महबूबा मुफ्ती, ये जो सारे नाम हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं और कितना महत्वपूर्ण है, आज बात इस पर होगी। कहा यह जा रहा है कि साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इस बार लोकसभा का चुनाव जो है वो कई मायनों में खास होगा। एक तरफ जहां विपक्षी दल, ऐसे विपक्षी दल जो तमाम राज्यों में मजबूत स्थिति में हैं, कहीं सरकार में हैं तो कहीं सबसे ज़्यादा वोट पा करके विपक्ष में बैठे हुए हैं, वैसे 28 दल एक साथ एक मंच पर आकर के विपक्षी दलों का जो गठबंधन, जिसको INDIA इंडिया कहा जा रहा है, वो बनता है। दूसरी तरफ कई अहम मुद्दों पर सारे के सारे दलों के प्रमुख नेताओं का जो बयान है वो लगभग एक तरीके का आता है और सारे के सारे नेता, देखा जाता है शायद पहली बार ऐसा हो रहा है राजनीति के इतिहास में कि सभी नेता इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें कोई भी पद नहीं चाहिए, हम केवल और केवल देश के लिए लड़ना चाहते हैं, संविधान के लिए लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरी तरफ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में महिलाएं दिखाई देने लगी हैं। महिलाओं का मुद्दा दिखाई देने लगा है। महिलाएं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र सत्ता की तरफ ले जाने वाली सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर दिखाई देने लग गई हैं। जो मैंने ऊपर दो चार नाम आपको गिनवाए वो केवल बानगी भर हैं। कई नाम हैं, लंबी फहरिस्त है इसमें। किस तरीके से 2024 के चुनाव को प्रभावित कर रही हैं महिलाएं, वो धीरे धीरे उसकी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आने लगी है। दरअसल ये महिलाएं क्यों प्रभावित कर रही हैं, किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं, इसमें केवल विपक्ष के महिलाओं का नाम नहीं है। 2024 को प्रभावित करने वाली, 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली, परिणामों पर असर डालने वाली महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन की जो महिलाएं हैं उनका भी नाम शामिल है। उमा भारती, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुमित्रा महाजन, ये सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में वो मंत्री रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो ये जो महिलाएं हैं ये 2024 के मद्देनज़र कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो कई मायनों में खास बताया जा रहा है। सारे विश्लेषक जो हैं, तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं, वो कहते हैं कि बहुत अहम है। उसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो है वो चुनावी हैट्रिक लगाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में स्थापित करने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इनफैक्ट बात नहीं, दावे कर रही है, और ये दावे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। सदन से लेकर के और लाल किले की प्राचीर तक वो ये बात कह रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है, मैं वापस आ रहा हूं प्रधानमंत्री के तौर पर। तो वो बात खुले तौर पर ये कह भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के ये 28 दलों का जो कुनबा है, जो इंडिया की बात हो रही है, INDIA वाली इंडिया की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, देश को बचाने की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की बात कर रहा है। इन सब के बीच में महत्वपूर्ण हैं ये महिलाएं। सोनिया गांधी, जो सबसे बड़ा नाम, कांग्रेस की मुखिया के तौर पर सोनिया गांधी ने अपने नेतृत्व को साबित किया है। साल 2004 से लेकर के और 2014 तक में जो UPA की सरकार थी, उस UPA की सरकार के बनने के पीछे सबसे बड़ी जो मेहनत थी और सबसे जो प्रमुख कारण के तौर पर देखा जाता है वो सोनिया गांधी के नेतृत्व को देखा जाता है। जिस तरीके से साल 2004 में प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक बड़े नेता की, जिनकी सारे दलों में स्वीकार्यता थी, उनकी चमक को फीका करके और सोनिया गांधी ने अपने संगठन की क्षमता को दिखाया था। उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से भले ही उनकी हिंदी कमज़ोर हो, उनका भाषण कमज़ोर हो, पर उनके नेतृत्व की क्षमता जो है वो कितनी मजबूत है। लोगों ने उनकी नेतृत्व क्षमता का जो है लोहा माना, उनको समर्थन दिया, और जिसकी बदौलत UPA 1 सत्ता में आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने।
यूपीए जो है उस गठबंधन के तौर पर सोनिया गांधी ने उसको मेंटेन किया। तमाम सारे विवाद उनके साथ जुड़े, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए उनके ऊपर। इन सब से इतर वो काम करती रहीं और फिर से साल 2009 के लोकसभा चुनाव में तमाम विसंगतियों के बावजूद भी वो सत्ता में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई, यूपीए की वापसी हुई। मनमोहन सिंह एक बार फिर सत्तासीन हुए। 2014 में जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑरा सेट किया गया, एक बड़ी चमक धमक के साथ एक तस्वीर को सामने रखा गया और जनता ने उस तस्वीर को ज़्यादा स्वीकार किया बनस्पत यूपीए और उनके नेतृत्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के। इन सबको अस्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा दिखाया और वो सत्ता में आए। सोनिया गांधी अब एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से इतनी विषम परिस्थितियों में, बीमारियों के बावजूद भी वो लगातार गठबंधन को लेकर के काम कर रही हैं, इंडिया अलायंस को लेकर के काम कर रही हैं। जिस तरीके से अभी संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद जितनी मुखरता के साथ उन्होंने विपक्ष के तमाम दलों को एक मंच पर बुलाया, उनके साथ बैठक की और फिर प्रधानमंत्री को सीधे चिट्ठी लिखा, मुद्दों के साथ चिट्ठी लिखा कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, स्पष्ट करिए ये सारी चीज़ें जिस लहजे में वो कहती चली आ रही हैं। इस लिहाज से सोनिया गांधी खासी महत्वपूर्ण हो जाती हैं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र। इसके बाद नाम आता है ममता बनर्जी का। मायावती का नाम भी इसी क्रम में आता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो सियासत है उस सियासत का लोहा लगभग सभी लोग मानते हैं। किस तरीके से उन्होंने वाम दलों के गढ़ को पहले तोड़ा और वहां पर खुद को स्थापित किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन को वहां पर उन्होंने उर्वरा नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन को वहाँ पर उन्होंने कभी जगह नहीं दी। सियासत में कभी उन्होंने ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए पैर पसार पाए, अपनी चादर पसार पाए, अपने लिए वहाँ पर ज़मीन तैयार कर पाए। तो इस लिहाज से ममता बनर्जी खासी महत्वपूर्ण है, न केवल पश्चिम बंगाल के मद्देनज़र बल्कि आसपास के दूसरे प्रदेशों के हिसाब से भी देखा जाए तो बेहद अहम है वो। मायावती, जिनको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश में उनकी जो सत्ता रही है, जिस तरीके से जिस हनक के साथ वो सरकार चलाती रही हैं, उसको, उनके शासन को याद किया जाता है। तो कई मामलों में याद किया जाता है उनके शासन को। इस समय उनको लेकर के खासी चर्चा है। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि मायावती इंडिया के साथ जाएंगी कि एनडीए के साथ रहेंगी। हालांकि वो ये बात भी कहती रही हैं कि ना वो इंडिया के साथ जा रही हैं, ना ही एनडीए के साथ जा रही हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में जिस तरीके से लगातार प्रयास इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, हालांकि प्रयास एनडीए की तरफ से भी हो रहा है, तो अगर इंडिया के अंदर मायावती की एंट्री हो जाती है किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी हालत में, तो फिर इंडिया की जीत स्वतः तय हो जाती है। जो वोट बैंक मायावती के खाते में माना जाता है, गिना जाता है, उस वोट बैंक के जुड़ते ही इंडिया की जीत जो है अपने आप तय हो जाती है और इंडिया जो है वो उसके कदम अपने आप सत्ता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से मायावती खासी महत्वपूर्ण है दलित वोटों को लेकर के, और इसके साथ साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसी जगहों पर भी वोटों को खासी प्रभावित कर सकती हैं अगर वो इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती हैं। तो इसके अलावा महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर इंडिया के साथ है। वो जिस तरीके से उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई और सरकार चलाने के बाद भी जब सरकार अलग हुई तो जो चीज़ें बनी और जो परिस्थितियाँ बनी, उस लिहाज से महबूबा मुफ्ती खासी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा थोड़ा उन महिलाओं की भी जो महिलाएं अपनी पार्टी के मुखिया के पद तौर पर भले ही अभी ना जानी जा रही हों, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दे रही हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर देखी जा रही सुप्रिया सूले का। खासी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है सुप्रिया सूले की। जिस कदर सुप्रिया सूले और शरद पवार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चलाया गया कि उनको कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, अजीत पवार चले भी गए, एनसीपी में तोड़फोड़ की गई, इन सारी परिस्थितियों के बाद भी सुप्रिया सूले बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बार बार ये बात कहती रहीं कि वो इंडिया के अलायंस के साथ हैं
और इंडिया अलायंस के साथ रहेंगी, उसको मजबूत करने का काम शरद पवार और सुप्रिया सुले कर रही हैं। और जिस तरीके से सबसे पहले 26 दलों के बाद जो 27वां दल जुड़ा वो महाराष्ट्र से जुड़ा गया, तो ये स्पष्ट भी हो गया कि सुप्रिया सुले की जो भूमिका है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र और इंडिया अलायंस के मद्देनज़र। तो ये सुप्रिया सुले खासी महत्वपूर्ण है, न केवल महाराष्ट्र बल्कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से देश के तमाम हिस्सों में भी। इसके अलावा जगन मोहन है, उनकी बहन की भूमिका भी खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वो देखा जा रहा है कि हालांकि जगन मोहन का झुकाव जो है वो एनडीए की तरफ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इनकी बहन और जो दूसरा धड़ा है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर रहेगा। अब बात कुछ ऐसी महिलाओं की भी हो जानी चाहिए, जब इतने महिलाओं की बात हो जाए, कि जो भारतीय जनता पार्टी में है लेकिन उनके लिए ही उनको आईना दिखाने का काम कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम के तौर पर आज की तारीख में उमा भारती, वसुंधरा राजे सिंधिया और सुमित्रा महाजन है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री रही हैं और ये माना जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सियासी जमीन जो है वो बहुत मजबूत है। राजस्थान में उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो कट्टरता के साथ उनसे जुड़े हुए हैं और केवल वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर वोट करते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर वोट करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, उसने वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने का काम किया है और उसका प्रभाव कहा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में ही दिख जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने के पीछे सबसे जो प्रमुख कारण है वो ये कि साल 2014 और 2019 में जब लोकसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर जब नरेंद्र मोदी प्रचार करने गए, तो वसुंधरा राजे ने ये बात कही थी कि राजस्थान के लिए आप निश्चिंत रहिए, यहां पर जो करना होगा वो मैं करूंगी, आप नहीं करेंगे। और यहीं से वो चीज़ें शुरू हुई थी, क्योंकि जब भाजपा को लोकसभा में जिस तरीके से वहाँ पर जीत मिली, 25 सीटें हासिल हुई, उसके बाद से शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को ये लगने लगा कि ये सारा जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी का है, वसुंधरा राजे सिंधिया को अब किनारे लगा देना चाहिए, और उस पर उन्होंने आगे काम करना शुरू कर दिया। पर इसके उलट असर जो है, जो खबर लगातार आ रही है वो इससे उल्टी आ रही है, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हराने का सबसे प्रमुख कारण खुद बन जाएंगी। वसुंधरा ही उस पर काम कर रही हैं। जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्राएं निकाली, परिवर्तन यात्रा वहाँ निकाल रहे हैं, उसके सापेक्ष जो है वो देव दर्शन यात्रा निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। जब नेतृत्व नहीं दिया गया उनको यात्रा का, पहले उनको नेतृत्व दिया गया, फिर उसके बाद उनके नाम को जो है वहाँ से हटा दिया गया, केंद्र से मंत्री भेज दिए गए, जेपी नड्डा चले गए, अमित शाह चले गए, नितिन गडकरी चले गए, राजनाथ सिंह चले गए। तो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने का सबक सिखाने की तैयारी करने लग गई। तो ये एक परिस्थिति वहाँ पर खड़ी हो गई। उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहीं, एक कद्दावर नेता, कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर जाने जाने वाली उमा भारती, आज हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस उमा भारती ने इतना उठान देखा सियासत का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किनारे लगाया। और भारतीय जनता पार्टी के किनारे लगाने की बात खुद उमा भारती मुखरता से कह रही हैं। जब उनको जगह नहीं दी गई, जब उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, इस चीज़ को लेकर के उमा भारती खुद भाजपा के सामने खड़ी हो गई, खुद वो अपनी ही पार्टी के विरोध में खड़ी हैं आज की तारीख में। और वो ये बात जो है वो मीडिया में खुले तौर पर कहती हुई सुनी जा रही हैं। सुमित्रा महाजन ने कुछ इसी तरीके का बयान दिया, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता कही जाती हैं। उन्होंने भी ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज की तारीख में नेतृत्व है वो किस तरीके से पुराने नेताओं को किनारे लगा रहा है, कैसे उनसे दूरी बना रहा है। तो ये जो महिलाएं हैं, आज इन महिलाओं की मुखरता भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़ी मुसीबत बनती हुई देखी जा रही है। इन महिलाओं की मुखरता, इन महिलाओं का जो कौशल है, किसी का सांगठनिक कौशल, किसी के भाषण का कौशल, किसी के जनता को जोड़ने का कौशल, किसी के दलों का जोड़ने का कौशल, ये जो सारे कौशल हैं वो जब एक साथ जोड़ करके देखे जा रहे हैं तो हालात सत्ता के विपरीत जाते हुए स्वतः दिखने लग जाते हैं। अपने आप ये दिखाई देने लग जाता है कि किस तरीके से साल 2024 का चुनाव बिगड़ रहा है भाजपा के लिहाज से, भाजपा से दूर जाता हुआ दिखने लग जाता है।
और इसी बात की चिंता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह को सताने लग जाती है और फिर कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है संसद में विशेष सत्र लाने का। उसके बाद खबरें चलाई जाती है महिला आरक्षण का बिल लाने की बात। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब का जो बयान जब सामने आया तो उसने इस शगुफे को और ज़्यादा मजबूती देना शुरू कर दिया, इस बात को और ज़्यादा हवा दे दिया। जगदीप धनखड़ ने ये बात कही थी कि जो है संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस तरीके का उन्होंने एक वो छोड़ दिया, जिसके बाद से अब ये माना जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब महिलाओं को लुभाना उसकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि ये महिलाएं उनके विरोध में खड़ी हैं। जो तमाम जो पीछे घटनाएं हुई मणिपुर से लेकर के और महिला पहलवानों तक की, उन घटनाओं से महिलाओं के अंदर एक नाराजगी पूरे देश में है। और जो नाराजगी जब मोदी सरकार को लेकर के महिलाओं में है, तो ये जो महिलाएं जिनके नाम का जिक्र मैंने किया, वो महिलाएं कहीं ना कहीं महिलाओं के नेतृत्व के तौर पर उभर करके सामने आती हैं। और जब उनकी बातों से महिला जुड़ती है और वो वोटों में कन्वर्ट होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस 50% जो आधी आबादी की बात होती है, आधी आबादी से स्वतः दूर होती दिखने लग जाती है। और यही कारण है कि महिला आरक्षण विधेयक का सिगुफा इस वक्त विशेष सत्र में लाने की बात छेड़ी गई। लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा वो तो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस चाल पर भी एक और महिला ने वज्रपात कर दिया। केसीआर की बेटी हैं कविता, उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर के और जो तमाम 47 राजनीतिक दल हैं उनसे उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन देने का अपील कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अगर बिल लाती भी है तो समर्थन ये दल भी करेंगे। अगर कविता की बात मानते हुए, जिस कविता को अभी ईडी सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दबाने और तोड़ने की खूब कोशिश की, उस कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को सपोर्ट करने के लिए चिट्ठी लिख दी दूसरे दलों को। यानी कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जो श्रेय लेकर के महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का काम करना चाहती थी, उसके ऊपर भी हिस्सा बांटने का काम हो गया, उसमें भी हिस्सा बांट लिया गया। अब जब ये बात होगी, अगर आरक्षण विधेयक आता है महिलाओं का और बिल पास हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये क्लेम नहीं कर पाएगी कि महिला आरक्षण विधेयक तो हम लाए, हमारी वजह से पास हुआ। ऐसा नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक आप लाए और मैक्सिमम सभी दलों ने आपका समर्थन किया, इसका मतलब सारे लोग महिलाओं की भलाई चाहते थे। जब महिलाओं की भलाई सारे लोग चाहते थे, तो फिर एक समय वो रहता है जब मणिपुर की घटना होती है, महिला पहलवानों को सड़क पे खींचा जाता है, तमाम तरीके की जो हम हर रोज तमाम घटनाओं को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब होता है। और दूसरी तरफ महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार के समर्थन में विपक्ष के सारे दल खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपका दावा नहीं बचता है, दावा खत्म हो जाता है, बट गया वो दावा, हिस्सेदारी हो गई उसमें। तो ऐसे में ये जो हिस्सेदारियां हैं वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखेंगी। फिर से महिला आरक्षण विधेयक का श्रेय ज़्यादा जो है वो विपक्ष के उसमें जाएगा, इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाएगा। और कहा जाएगा कि इंडिया गठबंधन के दबाव के चलते मणिपुर की घटना पर जिस तरीके से इंडिया के दलों ने विरोध किया, उस दबाव के चलते सरकार की मजबूरी हो गई महिला आरक्षण विधेयक लाना, और इस वजह से वो लेकर के आए। तो ये जो स्थितियाँ हैं, जिस तरीके से इन स्थितियों का निर्माण हो रहा है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत देगा। क्योंकि 2010 वाली जो यूपीए की सरकार थी, उस समय राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पास करा लिया गया था। तो ये जो वहाँ पर जो है लाया गया था, ये बिल पास नहीं हुआ था उस समय, माफ़ कीजिएगा। कुछ क्षेत्रीय दलों ने इसका समर्थन नहीं किया था और कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई थी। पर अब जब इंडिया अलायंस एक साथ है, तमाम मुद्दों पर एक साथ है, लगभग सभी मुद्दे उनके बीच सुलझे हुए हैं, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है जिसकी चर्चा भाजपा कर रही थी, तो ऐसे में परिस्थितियां बेहद विपरीत जाती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं ये महिलाएं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करती हुई देखी जाएंगी और अहम भूमिका रहेगी अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो। धन्यवाद।